अमृतसर 1984। ये वो जगह थी जहाँ लोग सुकून ढूंढने आते थे, जहाँ गुरबानी की आवाज़ से दिन शुरू होता था। लेकिन 1984 की उस गर्मी में हवा में सिर्फ भक्ति नहीं, बारूद की महक थी। सरकार और एजेंसियों को खबर मिल चुकी थी, हरमंदिर साहिब अब सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं रहा था, वो एक किला बन चुका था। एक ऐसा किला जिसे भेदना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन सवाल ये था कि कुछ मिलिटेंट्स ने मिलकर इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को एक वॉर जोन में कैसे बदल दिया। इसके पीछे दिमाग था एक आदमी का, मेजर जनरल शबेग सिंह। किस्मत का खेल देखिए, जिस हाथ ने कभी देश के लिए मेडल जीते थे, आज वही हाथ देश के खिलाफ एक चक्रव्यूह रच रहा था। शबेग सिंह जानते थे कि इंडियन आर्मी कैसे सोचती है। उन्होंने मंदिर के हर कोने को एक किल जोन बना दिया था, वेंटिलेशन में, खिड़कियों के पीछे, ताकि अगर कोई फौजी मंदिर के अंदर पैर भी रखे तो उसे पता भी ना चले कि गोली कहां से आई। लेकिन हद तब पार हो गई जब पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल को दिन दहाड़े मंदिर की सीढ़ियों पर गोली मार दी गई। उनकी लाश घंटों वहां पड़ी रही। पुलिस वालों में इतना खौफ था कि कोई बॉडी उठाने तक नहीं गया। उस दिन दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को समझ आ गया था, अब मामला हाथ से निकल चुका है। पंजाब पुलिस के हाथ खड़े करने के बाद अब दिल्ली के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे। या तो सेना को भेजकर अमृतसर में खुला युद्ध शुरू कर दिया जाए, जिसका मतलब था हजारों जाने और दुनिया भर में बदनामी, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो सांप भी मार दे और लाठी भी ना टूटे। इंदिरा गांधी को युद्ध नहीं, एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए थी। जब सेना के जनरलों ने कहा कि गोल्डन टेम्पल में टैंक ले जाने पड़ेंगे, तो रॉ के चीफ आर.एन. काउ ने दखल दिया। उन्होंने मेज पर एक फाइल सरकाई। ये फाइल आर्मी की नहीं थी, ये रॉ की अपनी एक सीक्रेट यूनिट की थी। नाम था स्पेशल ग्रुप। ये वो कमांडो थे जो वर्दी नहीं पहनते थे। इनका वजूद किसी सरकारी रजिस्टर में नहीं था। इन्हें बनाया ही गया था ऐसे मिशंस के लिए जो नामुमकिन लगते हों। प्लान को मंजूरी मिलते ही अमृतसर से सैकड़ों मील दूर उत्तर प्रदेश के सरसावा एयरबेस को पूरी तरह सील कर दिया गया। वहां रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज कुछ और थी। रॉ ने अपने कमांडोज की प्रैक्टिस के लिए सरसावा बेस के अंदर ही लकड़ी और ईंटों से गोल्डन टेम्पल की एक हूबहू नकली इमारत खड़ी कर दी थी। कमांडो जानते थे कि असली मंदिर में उनके पास गलती करने का कोई मौका नहीं होगा, इसलिए वे हर रात उस नकली बिल्डिंग पर रस्सियों से उतरते, खिड़कियों से कूदते और कमरों को साफ करते। मकसद सिर्फ एक था, बिना खून बहाए भिंडरा वाले को उसके बिस्तर से उठाकर दिल्ली ले आना। प्लान साफ था, लेकिन आसान नहीं था। इंदिरा गांधी का आदेश पत्थर की लकीर था। भिंडरा वाले को मारना नहीं है, उसे जिंदा पकड़ना है। वो चाहती थी कि उसे कोर्ट के सामने खड़ा किया जाए ताकि वो शहीद न बन सके। इसके लिए कमांडोज को खास हथियारों से लैस किया गया। उनके पास सिर्फ गोलियां नहीं थी, उनके पास थी बेहोश करने वाली गैस और स्टन ग्रेनेड्स। ये ग्रेनेड्स जान नहीं लेते, बस एक तेज धमाका और रोशनी करते हैं, जिससे इंसान कुछ सेकंड के लिए अंधा और बहरा हो जाता है। ब्लूप्रिंट तैयार था। रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर सीधे गुरु नानक निवास की छत के ऊपर मंडराएंगे। शोर को दबाने के लिए शहर की बिजली काट दी जाएगी। कमांडो रस्सियों से नीचे कूदेंगे, खिड़कियां तोड़ेंगे और गैस के गोले दाग देंगे। सब कुछ बिजली की रफ्तार से करना था। बेहोश भिंडरा वाले को किसी वीआईपी की तरह नहीं, बल्कि एक सामान की तरह रस्सियों से बांधकर हेलीकॉप्टर में खींचना था। वक्त सिर्फ 3 मिनट था। अगर 1 मिनट भी ज्यादा लगा तो पूरा अमृतसर जाग जाएगा। नक्शे पर प्लान बनाना आसान था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अमृतसर की गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। गोल्डन टेम्पल का कॉम्प्लेक्स चारों तरफ से ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था। वहां जगह इतनी कम थी कि हवा का गुजरना भी मुश्किल था, और रॉ वहां लोहे के भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स उतारने की सोच रही थी। जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होने वाले थे वो थे MI-4, पुराने और भारी। सबसे बड़ा डर गोलियों का नहीं था, सबसे बड़ा डर था पंखों का। अगर लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर का रोटर जरा भी किसी दीवार से टकराता तो वो मशीन हवा में ही फट जाती। एक क्रैश और पूरा मिशन रेस्क्यू ऑपरेशन से बदलकर एक राख के ढेर में बदल जाता। लेकिन रिस्क सिर्फ कमांडोज की जान का नहीं था।
उस वक्त मंदिर के सराय में हजारों तीर्थयात्री सो रहे थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें। अगर एक भी हेलीकॉप्टर गिरता या उसमें आग लगती तो मलबा सीधा उन सोते हुए लोगों पर गिरता। वो मंजर जलियांवाला बाग से भी ज्यादा भयानक होता। और इन सब के बाद भी एक सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, भिंडरावाले सोता कहाँ है? इंटेलिजेंस पक्की नहीं थी। कुछ खबरियों का कहना था कि वो छत पर सोता है, कुछ कहते थे वो तहखाने में छिपता है। अगर कमांडो छत पर उतरते और वो वहां ना मिलता तो वो शिकारी नहीं, शिकार बन जाते। ये मिशन एक सुसाइड नोट पर साइन करने जैसा था। सरसावा एयरबेस पर हलचल तेज थी। हेलीकॉप्टर्स के रोटर घूमने शुरू हो चुके थे। कमांडोज ने अपने हथियार चेक कर लिए थे। वे हेलीकॉप्टर में चढ़ चुके थे। सिर्फ 1 घंटा, अमृतसर पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। भूत अपने शिकार के लिए निकल चुके थे। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में सन्नाटा छाया हुआ था। इंदिरा गांधी के माथे पर पसीना था। उनके सलाहकार उन्हें आखिरी चेतावनी दे रहे थे, मैडम, अगर एक भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और मंदिर को नुकसान पहुंचा तो पूरा देश जल जाएगा। सिखों का गुस्सा हम संभाल नहीं पाएंगे। रिस्क बहुत ज्यादा है। टेक ऑफ से ठीक कुछ मिनट पहले सरसावा के कंट्रोल रूम में लाल फोन की घंटी बजी। उधर से सिर्फ 2 शब्द आए, मिशन अबॉर्ट। कमांडोज को यकीन नहीं हुआ। वो तैयार थे, वो जानते थे कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन सियासत ने फौज के हाथ बांध दिए थे। ऑपरेशन सनडाउन को फाइलों में दफन कर दिया गया और उस सर्जिकल स्ट्राइक की जगह सरकार ने चुना एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। नतीजा हम सब जानते हैं। टैंक मंदिर में घुसे, अकाल तख्त तबाह हुआ, हजारों लोग मारे गए। अगर उस रात ऑपरेशन सनडाउन को हरी झंडी मिल जाती तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता।